आज के लेक्चर का टॉपिक है मालदीव। गंगाराव 1515 से 31 ईस्वी की मृत्यु के उपरांत उसका ज्येष्ठ पुत्र मालदेव 5 जून 1531 ईस्वी को जोधपुर का शासक बना। उसका जन्म 5 दिसंबर 1511 ईस्वी को हुआ था और उसकी माता सिरोही के देवड़ा शासक की पुत्री थी। अपने पिता के शासनकाल में वह अपनी वीरता एवं अपने युद्ध कौशल का परिचय वह दे चुका था, परंतु उसे अपने पिता से विरासत में जो राज्य प्राप्त हुआ वह उसकी वीरता एवं योग्यता के अनुपात में बहुत ही कम था। गद्दी पर बैठने के पश्चात केवल जोधपुर और सोजत के परगने ही उसके अधिकार क्षेत्र में थे। सोजत विजय में भी उसका प्रमुख योगदान रहा था। मालदेव अपने पिता को मारकर मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था। इस संदर्भ में दो मत प्रचलित हैं। जोधपुर के दरबारी इतिहासकार पंडित विश्वेश्वर नाथ रेउआ तथा पंडित रामकरण असोपा का तो कहना है कि राव गांगा अफीम की पिनक में एक महल की खिड़की में बैठा शीतल वायु का सेवन कर रहा था। वहां उसे झपकी आ गई जिससे गिरकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन दयाल दास की खयात में उल्लेखित है कि पहले मालदेव ने रसोइये के माध्यम से विष देकर राव गांगा को मरवाना चाहा। वह जब अपने इस प्रयास में असफल रहा तो जरोखे में बैठे गांगा को मालदेव ने धक्का देकर गिरा दिया। ओझा द्वारा उद्धत मुंदियाड़ की खयात तथा जोधपुर राज्य की खयात में भी मालदेव द्वारा गंगा को धक्का देने के तथ्य का उल्लेख हुआ है। आधुनिक लेखकों में श्यामल दास तथा डॉक्टर रघुवीर सिंह ने भी मालदेव द्वारा हत्या किया जाना स्वीकार किया है। अतः अपने राज्य के केंद्र जोधपुर में वह अपना राज्याभिषेक करवाने का साहस नहीं कर पाया और जोधपुर उस समय षड्यंत्रों का केंद्र बना हुआ था। पिता की हत्या के कारण उत्पन्न जन विरोध को टालने के लिए उसने अपना राज्याभिषेक समारोह सोजत में आयोजित करवाया। धीरे धीरे जब वातावरण अनुकूल हो गया तो मालदेव ने जोधपुर में आना जाना प्रारंभ किया। मालदेव जिसने 1531 से 62 ईस्वी तक शासन किया और एक महत्वाकांक्षी तथा विस्तारवादी शासक रहा। मारवाड़ के इतिहास में मालदेव का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि मेवाड़ के इतिहास में राणा सांगा का, राणा तथा राणा प्रताप का। जहाँ तक राणा सांगा का प्रश्न है उसे केवल बाबर का ही सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार राणा प्रताप को भी एकमात्र अपने प्रतिद्वंदी अकबर का सामना करना पड़ा। परंतु मालदेव के कई शत्रु थे जिनका उसे सामना करना पड़ा। दिल्ली का शासक हुमायूं, गुजरात का बहादुर शाह, बिहार का शेरशाह, जो कि उसकी प्रगति में रुकावट बने हुए थे। यही नहीं, उसे राजस्थान के राजपूत राजाओं से भी उलझना पड़ा। मालदेव ने अपने साहस और शौर्य का परिचय देते हुए 31 वर्ष तक शासन मारवाड़ में किया और अपना राज्य का राज्य विस्तार भी किया। उसे सुदृढ़ व शक्तिशाली बनाने में भी वो कामयाब रहा। राणा सांगा की मृत्यु के उपरांत कुछ समय के लिए मेवाड़ की छवि धूमिल हो गई, परंतु राव मालदेव के नेतृत्व में मारवाड़ के राठौड़ों ने अपनी अपूर्व शक्ति अर्जित कर ली और उसके राज्य की सीमा दिल्ली के निकट तक पहुंच गई। इसलिए समकालीन फारसी इतिहासकार ने मालदेव को हिंदुस्तान का हशमत वाला शासक कहा है। मालदेव के शासनकाल के समय जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उस तत्कालीन परिस्थितियों की यदि बात करें तो मालदेव और दिल्ली सरकार, इस समय जब मालदेव मारवाड़ का शासक बना उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां उसकी विस्तारवादी नीति के अनुकूल थी। उसके राज्यारोहण के 6 मास पूर्व मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की मृत्यु हो चुकी थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं निर्बल तथा अयोग्य था।
एक और हुमायूं अपनी आंतरिक समस्याओं से बुरी तरह घिरा हुआ था और दूसरी ओर गुजरात का शासक बहादुर शाह व अफगान सरदार शेर खां उसे परेशान कर रहे थे। स्पष्ट है कि मुगल साम्राज्य को बहादुर शाह और शेर शाह दोनों का ही सामना करना पड़ रहा था। हुमायूं का जीवन इन दो प्रबल शत्रुओं के साथ संघर्ष में ही व्यतीत हुआ और हुमायूं को मारवाड़ के विस्तार को रोकने का अवसर ही नहीं मिला, अपितु मालदेव दिल्ली की ओर से निश्चिंत हो गया। मालदेव और राजस्थान की यदि हम बात करें तो उस समय राजपूताना की स्थिति भी बहुत डावाडोल ही थी। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय हो चुकी थी और कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु, जिसके चलते मेवाड़ शक्तिहीन बना हुआ था। राणा सांगा ने जो स्थान खाली किया उस रिक्त स्थान की पूर्ति अपेक्षित थी। स्वयं मेवाड़ के तत्कालीन महाराणाओं में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे अपने पूर्वज राणा सांगा का स्थान ले सके। महाराणा सांगा के 7 पुत्र थे, उनमें से 4 का देहांत हो चुका था। महाराणा के जीवन काल में ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी और उनका ज्येष्ठ पुत्र रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना, लेकिन गृह कलेश के कुचक्र में उसकी हत्या हो गई। इस प्रकार के आंतरिक कलह तथा संघर्ष के कारण मेवाड़ अपना गौरव खो चुका था। पूर्वी राजस्थान में आमेर के कच्छावा नरेश भी अपने आंतरिक झगड़ों में फंसे हुए थे। बीकानेर में राठौड़ों का शासन था। उस समय वहाँ का शासक जेत सिंह था, जिसने मालदेव के पिता राव गंगा की गांगाणी के युद्ध में सहायता की थी। इसके अतिरिक्त बीकानेर के राठौड़ों में मालदेव का सामना करने की क्षमता भी नहीं थी और जोधपुर के आसपास के प्रदेशों जैसे फलौदी, पोखरण, चित्तारण, मेड़ता तथा शिवाना आदि पर भी राठौड़ों का ही शासन था। परंतु ये प्रदेश जोधपुर की केंद्रीय शक्ति से स्वतंत्र थे। जातीय प्रेम के कारण संकटकालीन स्थिति में ये राज्य जोधपुर की सैनिक सहायता अवश्य करते थे। हालांकि इसके लिए वे बाध्य नहीं थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उन प्रदेशों के राजाओं को अपने प्रदेश जोधपुर नरेशों से जागीर के रूप में प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु उन्होंने अपने पराक्रम से इन्हें जीता था। वरिष्ठता के क्रम में जोधपुर के शासक का पद ज्येष्ठ होने के कारण यह सभी राठौड़ सरदारों का जातीय नेता समझा जाता था। स्पष्ट है कि मालदेव को इन राठौड़ शासकों से सैनिक सहायता प्राप्त करने का नैतिक अधिकार प्राप्त था। ये सब राज्य मालदेव का मुकाबला करने की स्थिति में भी नहीं थे। उनके पास उस समय 50,000 सैनिक थे। तत्कालीन परिस्थितियां महत्वाकांक्षी मालदेव की साम्राज्यवादी नीति की सर्वथा अनुकूल देखने को मिलती है और साम्राज्य विस्तार में कोई विघ्न उत्पन्न करने वाला इस समय मालदेव के सामने दिखता कोई नहीं था। एक सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि उसके पास विस्तारवादी नीति अपनाने के लिए एक विशाल सेना और कीर्ति प्राप्त वह योद्धा था। मालदेव ने इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और सिंहासन पर बैठते ही राज्य विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। मालदेव द्वारा राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो मालदेव की विजय के इतिहास को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्रथम आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर अधिकार करना और दूसरा पड़ोसी बड़े से राज्यों पर प्रभुत्व स्थापित करना। सर्वप्रथम हम बात करें प्रथम श्रेणी के विजयों की तो उसमें भादरा जून पर अधिकार। सिंहासन पर बैठते ही सबसे पहले मालदेव ने भादरा जून पर आक्रमण किया। भादरा जून जोधपुर के दक्षिण में स्थित है और उस समय यहाँ का शासक सिंघलों का स्वामी वीरा था। जोधपुर के राठौड़ों तथा सिंघलों में प्रारंभ से ही वैमनस्य वैरभाव था। राव ऋणमल के समय से जोधपुर के राठौड़ों और सिंघलों के मध्य संघर्ष चल रहा था। इसके अलावा जोधपुर राज्य की सीमा का दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम में विस्तार करने के लिए मालदेव को भादरा जून पर अधिकार करना अति आवश्यक था। सामरिक दृष्टि से भादरा जून का दुर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण था। तब मालदेव ने 1531 ईस्वी में उस पर आक्रमण किया। यह जोधपुर के ठीक दक्षिण में 50 मील दूरी पर स्थित। इस अभियान में मेड़ता के जागीरदार वीरमदेव ने भी इसका साथ दिया। युद्ध में वीरा मारा गया और भादरा जून पर मालदेव का अधिकार हो। दुर्ग की रक्षा हेतु मालदेव ने पुत्र रतन सिंह को वहां नियुक्त कर दिया और इस विजय से मालदेव के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए और विजय अभियानों की
अन्य योजनाएं मालदेव बनाने लगे हाथ उसने रायपुर के सिंघलों पर भी चढ़ाई कर डाली और वहां का शासक मारा गया। रायपुर पर मालदेव का अधिकार हो गया और सिंघलों की ओर से विरोध की कोई आशंका न रही और मालदेव निश्चिंत होकर दूसरी दिशा में अभियान कर सकता था। नेक्स्ट आता है नागौर विजय। नागौर पर दौलत खां का अधिकार था। दौलत खां अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए उत्सुक था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने मेड़ता लेने का प्रयास किया। मालदेव के अनुकूल इस समय परिस्थितियां रही क्योंकि नागौर पर 1533 ईस्वी में उसने चढ़ाई की और दौलत खां ने हीराबाड़ी के मैदान में मालदेव का सामना किया, पराजित हुआ और नागौर पर मालदेव का अधिकार हो गया। दौलत खां ने एक बार फिर सेना एकत्रित की और 1535 ईस्वी पर मालदेव पर आक्रमण, परंतु उसमें वह सफल नहीं हुआ और मालदेव वीरम मंगलयोत को नागौर का हाकिम नियुक्त करके जोधपुर वापस लौट आया। नेक्स्ट आता है मेड़ता तथा अजमेर विजय। मेड़ता के शासक वीरमदेव तथा मालदेव के मध्य मालदेव के पिता के समय से ही वैमनस्य चला आ रहा था। राजकुमार मालदेव तथा वीरम की आपसी अनबन का कारण एक हाथी था जिसका नाम दरिया जोश था। यह हाथी नागौर के दौलत खां का था जिसे वीरमदेव ने अपने अधिकार में ले लिया था। मालदेव के मांगने पर भी उससे हाथी नहीं दिया गया। मालदेव वीरम से रुष्ट हो गया। जब मालदेव जोधपुर का शासक बना तो उसने वीरम को नष्ट करने का निश्चय कर लिया, परंतु उसके सेनापति एवं प्रमुख सलाहकार जेता एवं कुपा ने मालदेव की स्वजातीय बंधुओं को अकारण नष्ट न करने की नीति का विरोध किया। इधर वीरम भी मालदेव की सेवा करने को तैयार हो गया। मालदेव को प्रसन्न करने के लिए उसने भाद्राजुन के युद्ध में वीरम का साथ दिया, लेकिन राव मालदेव हठी था। वह वीरम को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, क्योंकि जब उसने सामंतों के सहयोग के अभाव के कारण मालदेव ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सका तो उसने युक्ति द्वारा वीरम को समाप्त करने का निश्चय किया। जिस समय वीरम जोधपुर में था, राव मालदेव ने नागौर के दौलत खां पवार तथा वर सिंह के पुत्रों को मेड़ता पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वीरम को अपने व्यक्तियों द्वारा मालदेव के षड्यंत्र की सूचना पूर्व में से ही प्राप्त थी। अतः वह चुपचाप जोधपुर से मेड़ता जा चल निकला और शत्रुओं को मार भगाया। मालदेव तथा वीरम के संबंध और ज़्यादा बिगड़ गए और अजमेर के प्रश्न को लेकर संबंधों में और ज़्यादा दरार पड़ी। मालदेव के शासन के प्रारंभिक वर्षों में अजमेर पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने अपना अधिकार कर लिया था। प्रशासनिक व्यवस्था की देखभाल करने के लिए अजमेर में उसने अपने अधिकारी नियुक्त किए, किंतु बहादुर शाह की मृत्यु के बाद बहुत से अधिकारी अजमेर छोड़कर गुजरात चले गए। अतः वीरम ने उचित अवसर देकर अजमेर पर अधिकार कर लिया। उधर अजमेर पर अपना अधिकार मालदेव करना चाहता था, अतः वह आग बबूला हो गया और वीरम देव को संदेश भेजा कि तुम हमारे सेवक हो, अतः अजमेर हमें सौंप दो। परंतु वीरम ने अजमेर देने से इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर मालदेव ने मेड़ता पर आक्रमण किया। वीरम देव भी युद्ध के लिए तैयार था। वीरम को युद्ध न करने की अजमेर चलने की सलाह दी गई। मेड़ता खुला स्थान है, यदि यहाँ पराजित हो गए तो वहीं कहीं के नहीं रहेंगे। वीरम सरदारों की सलाह मानकर अजमेर चला गया और मेड़ता पर 1535 वीरम देव ने अधिकार कर लिया और आसपास के प्रदेश अपने सरदारों में बांट लिए। इस अवसर पर अजमेर के अत्यंत निकट रिया की जागीरदार थी। रिया का जागीरदार वीरम के पौत्र सहसा को दे दी, जिससे वीरम घृणा करता था। अतः वीरम और भी क्रोधित हो उठा और उसने मेड़ता तथा रिया पर अधिकार करने के प्रयास किए और निराश हुआ। मालदेव से पराजित होकर अजमेर की ओर खदेड़ा। इधर मालदेव केवल मेड़ता पर अधिकार करके संतुष्ट नहीं हुआ और उसने वीरम को अजमेर से भी खदेड़ा। 1538 में सेना भेजी। वीरम देव को बाध्य होकर अजमेर छोड़ना ही पड़ा। वह कच्छावर रायमल शेखावत की शरण में चला गया। 1 वर्ष तक युद्ध की तैयारी करने में वह बिताया और मेड़ता पर फिर आक्रमण किया। असफलता पाई। निराश होकर वीरम रणथंभौर के मुस्लिम हाकिम से जा मिला और उसने शेरशाह के पास ले गया।
आगे चलकर शेरशाह ने मारवाड़ पर जब आक्रमण किया तो उस समय यही वीरमदेव मारवाड़ की पराजय का मुख्य कारण बन गया। मालदेव द्वारा पूर्वी राजस्थान में विस्तार। इसमें पहले देखें तो सिवाना की विजय। जोधपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सिवाना सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। राव मालदेव के समय सिवाना पर राव डूंगरसी का अधिकार था। रेउआ के अनुसार जिस समय मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया था उस समय उसने मल्लानी और सिवाना के सरदारों को भी सहायता बुलवाया। सरदारों ने उसकी कोई परवाह नहीं की और इस कारण मालदेव ने सिवाना पर भी अधिकार करने के लिए सेना भेजी। इतिहासकार रेउ द्वारा वर्णित यह कारण किसी अन्य स्रोत में देखने को नहीं मिलता। वस्तुतः सिवाना की महत्वपूर्ण स्थिति तथा राव मालदेव की साम्राज्यवादी भावना ही इस कारण का आक्रमण का मूल कारण रही। 1558 ईस्वी में मालदेव राठौड़ों ने सिवाना पर अधिकार कर लिया। सेना भेजी, असफलता पाई। मालदेव सिवाना पहुंचा और उसने किले को घेरा। रसद की कमी हो जाने से डूंगरसी किला छोड़कर भाग गया और बिना कठिनाई मालदेव ने सिवाना दुर्ग को जीत लिया और मंगलिया देवा भादावत को सिवाना का किलेदार नियुक्त किया। नेक्स्ट आता है जालोर का राज्य। इसी प्रकार राव मालदेव को ज्ञात था कि जालोर का शासक सिकंदर खां उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, तो उसे मारने के अवसर की वह प्रतीक्षा कर रहा था। उसने जालोर पर आक्रमण कर सिकंदर खां को बंदी बना लिया। कारावास में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई और इस प्रकार मालदेव ने जालोर को भी अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया। नेक्स्ट आता है सांचौर विजय। सांचौर पर चौहानों का प्रभुत्व था। राव मालदेव की सेना ने सांचौर पर आक्रमण कर वहां के चौहान शासक को पराजित किया तथा सांचौर पर अधिकार कर लिया। इस विजय में भादराजून तथा सिवाना की विजय ने बड़ा सहयोग प्रदान किया और इस प्रकार मालदेव की प्रारंभिक विजयों का कार्य संपन्न होता है।